प्रिय छात्रों, शुभ प्रभात। हम हिंदी व्याकरण के पाठ समास को पढ़ रहे हैं, जिसका 6वां भाग लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। इससे पूर्व के 5 भागों में हमने समास और उसके विग्रह तथा उसके भेदों के बारे में पढ़ा। सबसे आखिरी भेद बहुब्रीहि समास के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। बहुब्रीहि समास, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, यानी कि जैसा कि हम जानते हैं कि समासिक पद 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते, न पहले वाला पद शब्द मुख्य होता है न दूसरा शब्द मुख्य होता है। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसमें बहुब्रीहि समास होता है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, नीलकंठ। सबसे पहले समास को पहचानने के लिए मैंने बताया है कि आप उसका विग्रह करें, क्योंकि यह समासिक नियमों से जुड़ा हुआ शब्द है। 2 शब्द है, नील 1 और कंठ 2। इन दोनों समासिक पद से जुड़े हैं। इसका विग्रह है नीला है कंठ जिसका। लेकिन ये दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे खास व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी शिव जी की तरफ। शिव, यहाँ दोनों पदों ने मिलकर एक तीसरे पद शिव का संकेत किया, इसलिए यह बहुब्रीहि समास है। अर्थात जब भी कोई 2 शब्द मिलकर एक तीसरे व्यक्ति या किसी विशेष तीसरी चीज़ की तरफ इशारा करते हों, तो वह बहुब्रीहि समास का उदाहरण होता है। आइए कुछ अन्य उदाहरणों के माध्यम से मैं इस चीज़ को आपके समक्ष रखता हूँ। जैसे अन्य उदाहरण हैं, ये समस्त पद हैं और ये उसका विग्रह। जैसे लंबोदर, इसका विग्रह होगा लंबा है उदर जिसका। तो इस तरह से तो ये कर्मधारय समास है, क्योंकि विशेषण और विशेष संबंध को बता रहा है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि क्या ये शब्द किसी तीसरे खास व्यक्ति की तरफ इशारा करता है, किसी तीसरे अर्थ की तरफ इशारा करता है। लंबोदर किसी व्यक्ति विशेष को कहते हैं। तो हम पाते हैं कि हाँ, लंबोदर हम गणेश जी को कहते हैं, इसलिए यह बहुब्रीहि समास हो गया। उसी प्रकार अगला उदाहरण है दशानंद। 10 हैं आनंद जिसके, या 10 हैं जिसके आनंद, वो है दशानंद। आनंद का अर्थ सिर होता है। जिसके 10 सिर हैं उसे हम दशानंद कहते हैं। लेकिन विशेष अर्थ में यह शब्द रावण के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए यह भी बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। इसी प्रकार तीसरा है चंद्रशेखर, यानी शिखर पर हो चंद्रमा जिसके, या शिखर पर जिसके चंद्र हो, जिसके सर पर चंद्रमा विराजमान हो, उसे चंद्रशेखर कहते हैं। विशेषता बता रहा, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के लिए ये शब्द इस्तेमाल होता है। किसके सर पर चंद्रमा होते हैं? शिव जी के। तो ये चंद्रशेखर शिव की तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए यह भी बहुब्रीहि समास है। चौथा उदाहरण है हमारा मृगेंद्र, यानी मृगों का इंद्र। मृग यानी हिरण। तो मृगों का इंद्र, हिरणों का राजा किसे कहा जाता है? सिंह को, यानी शेर को। ये भी तीसरी तरफ संकेत कर रहा है, इसलिए यह भी बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। अगला गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला। गिरि को धारण करने वाला कौन है? किसी तीसरे विशेष अर्थ में आप सोचिए, किसको कहते हैं? अपने दिमाग से सोचिए। मैं आपको आगे वाले सभी उदाहरणों में 3-3 सेकेंड का समय दूंगा। गिरधर, गिरि को धारण करने वाला किसने अपनी उंगलियों पर पहाड़ धारण किया था? कृष्ण। तो यह भी बहुब्रीहि समास है। अगला पंकज, पंक में जन्म लेने वाला। पंक का अर्थ होता है कीचड़। कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात पंकज। लेकिन कीचड़ में तो बहुत सारे पौधे जन्म लेते हैं, जलकुंभी या अन्य प्रकार के पौधे। लेकिन
पंकज विशेष अर्थ में हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? जवाब सोचिए आप। पंकज विशेष अर्थ में हम कमल के लिए प्रयोग करते हैं, अर्थात यह भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो गया। इसी प्रकार हमारा अगला उदाहरण है पीताम्बर, अर्थात पीला हो जिसका अंबर। किसे कहते हैं हम? किसका अंबर पीला होता है? अर्थात विष्णु, भगवान विष्णु को पीताम्बर कहा जाता है। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला। बताइए, आप सोचिए इसका उत्तर। मृत्यु को जीतने वाला किसे कहा जाता है? महामृत्युंजय मंत्र किसके लिए है? शिव जी के लिए। तो यह भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अर्थात जब दो शब्द मिलकर दोनों में से कोई प्रधान ना हो, दोनों मिलकर किसी तीसरे विशेष अर्थ की तरफ इशारा करते हों, तो वह बहुव्रीहि समास का उदाहरण होता है। इस तरह आप आगे समासों की पहचान करेंगे। हम लोगों ने समास, उसकी परिभाषा, विग्रह, समास के 6 भेद, एक अन्य में नए समास भी, सभी उदाहरणों सहित पढ़ लिया है। अब दो समास जो टकराते हैं, क्या उनको पहचानने की विधि है, ये मैं आपको अगली कक्षा में बताऊंगा। उसके बाद कुछ प्रश्न अभ्यास होंगे। तब इस बीच मैं आपको आज का गृह कार्य दे रहा हूँ। बहुव्रीहि समास को परिभाषा सहित, बहुव्रीहि समास को परिभाषा सहित याद करें एवं अपनी कॉपी में लिखें। आगे की जानकारी के लिए हम अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।